बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जिले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने एक ऑडियो पॉडकास्ट का सिलसिला जारी किया था जब एल ए एच डी सी इलेक्शन करगिल में चल रहे थे, तब हमने ये सिलसिला शुरू किया था। और मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे चंडीगढ़ में आकर, चंडीगढ़ में बहुत सारे दोस्तों के साथ हमने काफ़ी इश्यूज़ पर बात किए थे। जो अभी का जो इशू, रिसेंट जो इश्यूज़ चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, सबसे जो अहम जो इशू है वो है इसराइल और फ़लस्तीन की जंग, जहाँ पे इसराइल अपने बर्बरियत बिल्कुल जारी रखे हुए हैं। तो इसी बर्बरियत के नतीजे में 10,000 से ज़्यादा लोग, आम लोग शहीद हो चुके हैं और उनमें बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इसी ही मुद्दे पर, इसी इश्यूज़ पर बात करने के लिए मैं स्टूडेंट्स के सामने मैं मौजूद हूँ। तो उनसे बातें करते हैं। तो उनसे बातें करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारे कारगिल में भी इस फ़लस्तीन के इशू को उठाते हैं लोग, सड़कों पर आते हैं, मुजाहिरे करते हैं और अवामी तकरीबें होते हैं। अवाम के बीच में हमारे उलमाए किराम अपने गुफ्तगू रखते हैं। लेकिन एक सोशल कॉन्शियसनेस हमारे समाज में इसके ऊपर एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर, या एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम कह सकते हैं कि एक डिबेट नहीं होते हैं। तो इसी कॉन्शियसनेस को किससे आगे लेके जाएं, जो एक तहरीक है जो हमारे लोगों में, हम में जो एक फ़लस्तीन को लेकर एक ख़ास हमारी एक इमोशंस पाए जाते हैं, लेकिन वो इमोशंस के हद तक ही रहते हैं, उसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो इसी ही बातों पे ये कन्वर्सेशन रहेगा। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव का जंग भी जारी है, उनको स्टूडेंट्स किस तरह से देखते हैं और इस नैरेटिव वार को आगे ले जाने के लिए हम क्या रोल अदा कर सकते हैं, और हम एज अ कारगिली, एज अ ह्यूमन क्या रोल अदा कर सकते हैं, क्या या इसको हम मजहबी रंग देकर आगे लेके जाएं, या एक इंसानी जज्बे के साथ इंसानी हुकूक की बात करते हुए इसको आगे लेके जाएं। इस पर बात करने के लिए मेरे सामने काफ़ी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल भाई ये है कि हम प्रोटेस्ट इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हित में, हमारे कारगिल में प्रोटेस्ट काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। खुसूसन जुम्अतुल विदा, माह रमज़ानुल मुबारक रमज़ान में जुम्अतुल विदा के दिन सारे लोग घर से बाहर आकर फ़लस्तीनी झंडे उठाकर, फ़लस्तीन हम तुम्हारे साथ है, गज़ा के मुसलमान हम तुम्हारे साथ है, ये तो हम कब से हम सुनते आ रहे हैं और हमने भी बहुत सारे जुलूसों में शिरकत की है। तो भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसका एक कंटेक्स्ट, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आप थोड़ा हमारे सामने इनको बताए कि ये हम करते क्यों हैं, क्यों ये जो फ़लस्तीन में जो रेजिस्टेंस है वो क्यों है, और इसराइल की हिस्ट्री क्या है, फ़लस्तीन की हिस्ट्री क्या है। थैंक यू दुआ भाई। तो मैं आप लोगों के सामने एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अभी एक पेश करूंगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 7 अक्टूबर को तो ये चीज़ शुरू नहीं होती है, बल्कि इसका जो मसला है ये काफ़ी पीछे तक जाता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे 1917 में, फ़र्स्ट टाइम पे जब बेलफोर्ट डिक्लेरेशन होता है, जब ब्रिटिश मैंडेट ये डिसाइड करते हैं एक जीविस ज़ायनिस्ट स्टेट क्रिएट करने का। तो 1917 में उसके बाद ये डिक्लेयर होता है कि जितने भी यूरोप से जीव्स को निकाला जा रहा है उन सब को एक जगह डिसाइड किया था, जिस जगह का नाम पैलेस्टाइन रखा। और उसके बाद वो एक प्रोसेस है जो 1948 तक चलता है, जिसमें बहुत सारे जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको अपने घरों से, अपने विलेजेस से निकाल दिया जाता है। और वो लगभग 1948 तक ये चीज़ें हो रही होती हैं, जिसको पैलेस्टीनियन टर्म्स में, अरबिक टर्म्स में नकबा भी कहते हैं, एक्सपल्शन, जिसको एथनिक क्लेंजिंग कहा गया है। ब्रिटिश और इजरायली सोल्जर दोनों मिल के पैलेस्टीनियों का वहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग करते हैं। और लगभग 1948 तक 7-8 लाख लोग रेफ्यूजी बन जाते हैं अपने ही होमलैंड में। तो 1948 के बाद तो यूएन ने भी एनोनिमसली ये डिसाइड किया इज़राइल और फ़लस्तीन 2 स्टेट होंगे। और बहुत उसके बाद एक अलग से एक वॉर शुरू हो जाता है जो 1967 में ख़त्म हो जाता है, जिसमें इज़राइल एक डोमिनेंट पोजीशन में आ जाता है, जो बाकी अरब कंट्रीज़ हैं उनको हरा कर।
तो ये चीज़ें चल रही हैं 1967 तक। 1967 के बाद इज़राइल खुद एक स्टेट डिक्लेयर करता है और वेस्ट बैंक और गाज़ा बन जाते हैं, ये तो हमें मालूम है। लेकिन अब हम देखते हैं कि गाज़ा में किस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही थी। फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, उसके बाद हमास बन जाता है, तो उसके बाद हमास खुद पावर में आ जाती है। और इस बीच में अगर आप देखोगे गाज़ा का एक एक्सट्रीम ब्लॉकेट किया जाता है, जिसको हम मतलब मॉडर्न सेंस में एक प्रिजन की तरह ट्रीट किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि फ़लस्तीन एक ओपन प्रिजन है, जिसको मतलब वहाँ का जो भी जितना भी सर्वेलेंस होता था सारा एक कंसंट्रेशन कैंप की तरह ट्रीट किया गया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है। तो ये लगभग और एक ऐसी जगह पे लोगों को रिफ्यूजीज़ बनाया जाता है जहाँ दुनिया का सबसे पॉपुलेस्ट एरिया माना जाता है अभी टोक्यो के बाद, और लगभग 2 मिलियन लोग वहाँ रहते थे। और उस बीच में इतने लोगों को रखा गया है, और ऑब्वियस सी बात है ये एक ऐसा रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा जिसमें इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो मतलब एंटी इज़राइली हो, या ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे ब्लॉकेड में ऐसा रिएक्शन प्रोड्यूस होना। तो जैसे हम जानते हैं कि जिस तरीके से इज़राइल का रिएक्शन है, तो इनडिस्क्रिमिनेटली बच्चों के ऊपर और जो सिविलियंस थे, ये एक वॉर है ही नहीं, मतलब बेसिकली इट्स ए जीनोसाइड। मॉडर्न टर्म्स में कहा जाएगा तो एक मैसेकर है सिविलियन पॉपुलेशन का। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं, और इस पे मतलब ह्यूमैनिटी का एक ह्यूमन लेवल पे या फिर एक रिलीजियस, अगर आप एक किसी रिलीजन को फॉलो करते हो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपका अपना एक स्टैंड हो सकता है। और एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर भी आप देखोगे तो यहाँ बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अभी चल रहा है। मेरा मानना है कि इस जो पूरा इशू हो रहा है फ़लस्तीन इज़राइल का इशू, उसे हम एक जो देखने का नज़रिया है हमारा वो एक मजहबी ना हो। वो इसलिए नहीं कि जो विक्टिम्स है दे हैपन टू बी मुस्लिम्स करके सो हैं, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए उस पूरे नज़रिए को देखने का। और ये सवाल सबसे बड़ा हमारे सामने ये होना चाहिए कि अगर यही चीज़ें अगर कहीं दूसरी जगह पे हो रही होती तो क्या हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे होते, जैसे हमारे करगिल में हो रहा है। मजहबी इदारे हमारे कॉल्स देते हैं, या जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है वो कॉल देते हैं सिविल सोसाइटी की तरफ से। और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है दुनिया में, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो आवाज़ नहीं उठती है वो एक सोशल कॉन्शियसनेस की लैकनेस दर्शन है, वो एक चीज़ है। तो मेरा मानना ये है कि इस पूरे इशू को हम एक अलग नज़रिए से देखें, सिर्फ एक मजहबी से ना देखें। बिल्कुल थैंक यू। बख्शिश दिया एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जब बना एक दक्षांग आता एक मतलब एक वेस्टर्न हिपोक्रेसी का आता थोंदुक कि आता पहला से एक हम अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में मतलब रिसेंट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो पिछले साल ईरान में एक ये इशू हुआ था पर्दे के ऊपर, महिसा अमीनी जो कंसंट्रेशन कैंप में उसका जो जिस तरह से वो जान बहक हुई थी, दीर्घापुर ने किस तरह से ये इस इशू को वेस्टर्न मीडिया ने उछाला था। मना मतलब ईरान या एक नया रिवॉल्यूशन जखान से बस में दे। लेकिन दक्सत देना हो अगर का तो आतिश का तुल्ताना गाजी का तुल्ताना जितना मतलब एक इनोसेंट जरना आतिश या मासूम फ्रू जरना अने जरना मी जरना छिमी जवान गांग में दे चिक मन हज़ारों की तादाद हैं दिन यंग मन दूसरा गेन्ना एयर स्ट्राइक बसे साथ। लेकिन दूनी का चंग मतलब कुछ दांग मन चंग डिबेट चिछा मिंदुक चना दे यार ओदे बारे चीज़ रहत करे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दक्सा ngates jadi Palestine issue का वेस्टर्न है प्रोग्रेसिव का जना का तो ngates di ऊपर वेस्टर्न या यूरोप या तारीख का तो सिलना का तो खों हमेशा हाइपोक्रेट बस जैसे खों खुंती होम ग्राउंड का हमेशा डेमोक्रेसी सपोर्ट बस, लेकिन बाहरी खुंती कॉलोनी से हमेशा खों कॉलोनाइज बस। क्योंकि ngates यूरोप की तारीख पार कर या बिछाना का तो खों गुरबात है ना 15th सेंचुरी में बींग जना खों उस गुरबात है बींग में रीजन बहुत में कॉलोनाइजेशन का बाकी सारा जुल्म बस है ये वजह खों यूरोप बाकी दुनिया को खों कॉलोनाइज में कोशिश बस और खुंती यूरोपियन डेमोक्रेसी को में कोशिश बस। और दक्सा प्लस तदी ngates न्यूज़ है कि दक्सा खों फ़लस्तीन इशू का खों खामोश दुख जना का तो फ़लस्तीन इशू का या खों हाइपोक्रेसी दुख जना का तो जो खों मतलब शक में वाशिंगटन खों नैरेटिव खुरांग या खों दे खुरांग पहला ना दियो थिंकिंग आते जूस पॉइंट आते हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट का जाना का तो जूस पॉइंट ना क्रिश्चियनिटी हमेशा कन्फ्लिक्ट होता, इस्लाम ना जूस हैं आता इन्ना कन्फ्लिक्ट में सिर्फ आते खैबर जरिए एक वाक़ा समझो इस्लाम हम कहते हैं कि इस्लाम ने जूस हैं कन्फ्लिक्ट समझे, लेकिन ज़्यादातर
Christianity na Jews yang conflict US ka Palestine create somen Jew कोई सब hypocrisy नहीं क्योंकि Jews में पहला यूरोप में migrate songs होते हैं 1947 बस पहला फ़लस्तीन फ्रांस है लेकिन Jews Christian उन्हें खुद ही नफ़रत पू ख़त्म बे फिला खून नफ़रत वैसी का हिटलर बहाना बस दोबारा यंग यूरोप ने फीस हमें एक साजिश बस इनकी खिंता आज होमलैंड की तांग जरे ठीक अब दूसरा चीज़ ना का लक्ष्य दी कॉन्फ्लिक्ट पे खास कर गाती मुस्लिम वर्ल्ड या हाइपोक्रेसी का जना का तो और then आदिल तो अशिंग की 1917 या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रियाब ना का तो मुस्लिम वर्ल्ड का दक्सा सामसी योद ना का तो या फिलिस्तीन या मिडल सामसी ना का तो ओदुन सक चोचो खरं वेस्टर्न वर्ल्ड स्टोर ट्रांसमिन या इंग्लैंड इज ना फ्रांस इज डुएट बसे ओदे रूलर और लदी शर्ट ट्रांसमिन की खिंदंग ngaji tabelo sha jaksa ngates Saudi Arab zena ka to ya UAE zena ka to या कतार जना का तो ओदे किंगडम उनसागा खुआ दे हुकूमत बेसिक पूरी तो बिनकी खिंता ngachi जैसे बचा और हमेशा ngachi ताबेलो शा दक्सांगते दे रूलर कने दी एक्सपेक्ट बेकी खोई फिलिस्तीनी का जरूर जना का तो दु ngati गलत फहमी क्योंकि दे रूलर खुआ हुकूमत पुहरंग फिलिस्तीनी या ओसो गचुक जुल्म छने का साइलेंट दुपी वजह से खुआ ओदे हुतुसे तना देंग अतिस दक्सा 22 जैस की देंग की जू सुनला अलग दें दी लैंड चीज़ें ना या सेक तामी सिक्किम का खों ओदे यूरोप या फिंस्तांस देना एक नज़रिए बिंजू दे नज़रिया ची बिंग जमाना ज़ायनिज़म जेद गतेस या दो अगर कतों आते उर्दी का या देंदी का जरना सहीहुनियत जरे दो चीन करे दे बारे बुली गैरस मोलना जैसे कि दे ज़ायनिज़म इंचा खुरंग मतलब माउंटेन चिगी मिंग इंचा यारा एक पहाड़ का नाम है जेरूशलम में ही तो बाद में ये ज़ायनिज़म एक पूरा एक आइडियोलॉजी बन गया एक आइडियोलॉजी का इख्तियार कर लिया छाना ड्यू ज़ायनिज़म आजकल मतलब अगर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से गतस वर्ल्ड वाइड का तुलता न का तो ये उस लिटरल मीनिंग से हट के एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी बन चुकी है मतलब वो ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो मतलब पॉलिटिकल अरीना में आपको मतलब पॉलिटिकल एनालिसिस या पॉलिटिकल जो इंटरप्रेटर जो दुनिया के जियो पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं उनकी हिसाब से ये एक बाकायदा एक आइडियोलॉजी है मतलब जो रिलीजन को यूज़ करके एक एक्सट्रीम फॉर्म बना लेते हैं और हर रिलीजन में ये इस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ायनिज़म आपको क्रिश्चियन ज़ायनिज़म दिखेंगे ज्यूश ज़ायनिज़म इस्लामिक ज़ायनिज़म और हिंदू ज़ायनिज़म दुनगंगमा ज़ायनिस्ट यानी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिलीजन है छाना दी अनुक दरे दी वार पे अनुक दी ज़ायनिस्ट चार ज़ायनिस्ट यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं देन फ्रंट पे का इज़राइल है ज्यूश ज़ायनिज़म और उसके पीछे मुस्लिम ज़ायनिज़म ख़ास तौर पर अरब वर्ल्ड जो जिसके पीछे छुपा हुआ है मुस्लिम ज़ायनिज़म और आगे सामने आपको दिखेंगे अरब वर्ल्ड मतलब सऊदी अरेबिया इसमें से सबसे ऊपर जो है सऊदी अरेबिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कुवैत बहरीन ये सारे कंट्रीज़ में आइडियोलॉजी है वो ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी है इनका अलग वो हो सकते हैं बेनिफिट हो सकते हैं लेकिन जो रोल निभा रहा है वो इस वक्त ज़ायनिस्ट का ही रोल निभा रहा है और दूसरी तरफ से क्रिश्चियन ज़ायनिज़म जो पूरे यूरोप मतलब इस ज़ायनिज़म में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज तक ये एक्सपोज क्यों नहीं हुआ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम ज़ायनिज़म और क्रिश्चियन ज़ायनिज़म एक्सपोज क्यों नहीं हुआ ये असल में वो नैरेटिव है जो इस नैरेटिव की वजह से ये एक्सपोज नहीं हो पाया अभी जो यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे ये बातचीत का भी ये एक इम्पोर्टेंट वो पर्पज़ ही यही है कि नैरेटिव कैसे मतलब वार को जिता सकते हैं आज की इस ग्लोबल वर्ल्ड में नैरेटिव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अब कोई भी इवेंट हो दुनिया में जियोपॉलिटिकल इवेंट हो उस इवेंट को कई फ्रंट पे लड़ा जाता है उसमें से एक फ्रंट नैरेटिव वॉर ऑफ नैरेटिव्स है कि अब यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में इंटेलेक्चुअल एरिनाज में कैसे इस वार को देखा जा रहा है अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया हुआ इसमें थॉमस फ्राइडमैन करके एक आदमी ने एक आर्टिकल लिखे उसमें उसने इस चीज़ को बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से बताया हालांकि वो एक इजरायली सपोर्टर है लेकिन उसने 6 फ्रंट बताया कि इजराइल हमास वार कितने फ्रंट पे लड़े जा रहे हैं तो उसने इस तरफ इशारा किया कि इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फ्रंट है वो आइडियोलॉजिकल फ्रंट है आप कैसे नैरेटिव्स को बनाते हो तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे करगिल के कॉन्टेक्स्ट में भी इस नैरेटिव को समझना ये ज़रूरी हो जाता है प्रॉब्लम ये है कि करगिल में इन नैरेटिव्स को पे बात करने का
कोई वो है नहीं, मतलब वो स्पेस बचा नहीं है। मतलब उलमा थी या इंटेलेक्चुअल बहुत सारी तबका है, उनको अभी तक इस हद तक कॉन्शियसनेस नहीं है कि मतलब इसको भी डिबेट में लेके आना चाहिए दिलचस्प। चेज़ बना ड्यू इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नैरेटिव्स वार जो नैरेटिव है, नैरेटिव अगर इसको हम मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट कर तो बना नैरेटिव्स इट्स नो पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग, यानी पॉपुलर इमेज कैसे बन जाता है उसको नैरेटिव बनता है, उसको नैरेटिव कहता है छाना ओदे नैरेटिव। यानी चेज़ बन आम पब्लिक को सिर्फ एक्सेस है आपको डेटा फैक्ट फिगर उस हद तक ही एक्सेस है। मतलब अगर दर इज़राइल फ़लस्तीन इशू का तुलता ना, मतलब लोगों को इस हद तक पता है कि वार कहाँ पे हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, वो सिकोर का कितना मर रहे हैं, किसने क्या स्टेटमेंट दिया, ये सारी चीज़ें इस हद तक लोगों को आगाह है। लेकिन इसके पीछे जो इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी चीज़ें कौन सा आइडियोलॉजी यहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन सा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी काम कर रहे हैं, ये इन सारी चीज़ों के लिए वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट या वो स्कॉलर्स, वो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी पे एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप इन चीज़ों को एनालिसिस करो, आप इन फैक्ट को बताओ, इन फैक्ट की क्या फैक्टर्स है, क्या इनकी वजूहात है, क्या इनकी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ उस इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी को ही एक्सेस है कि कैसे इन चीज़ों को एनालिसिस करें। तो इसीलिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे करगिल की कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैंने करगिल में अभी भी मतलब जो फ़लस्तीन इज़राइल इशू है वो सिर्फ इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वजह से एक नारे तक ही रहा है। मतलब इसकी हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट, इंटेलेक्चुअल फैक्ट, आइडियोलॉजिकल फैक्ट या पॉलिटिकल फैक्ट, सोशल फैक्ट, ये सारी चीज़ें, ये सोशल रियलिटीज़ अभी तक सामने नहीं आया। तो इसीलिए लोगों का भी अभी अगर हम करगिल में भी देखेंगे, करगिल में वो जो प्रोटेस्ट जिस लेवल पे होना चाहिए था, जिस लेवल पे लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था, उस हद तक अभी तक हो नहीं पाया क्योंकि वो स्पेस खाली रहा। वो स्पेस अभी तक हम मिसिंग देख रहे हैं क्योंकि उलमा भी इस चीज़ों पे ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं लेते। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या अपने ही पॉलिटिक्स की वजह से इन चीज़ों को ऊपर सरफेस पे नहीं लाते। तो इस वजह से लोग मतलब इन चीज़ों से आगाह नहीं हो जाते। ये इस टाइम पे मतलब इस वर्ल्ड में जो ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं, यहाँ पे इन चीज़ों का, इन नैरेटिव्स का आगाह होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इन नैरेटिव से आगाह नहीं होंगे, अगर इन नैरेटिव का पता नहीं होंगे, तो हमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी नैरेटिव्स खिला सकते हैं, आपको कोई भी नैरेटिव्स अपने फ़ायदे के लिए आपसे यूज़ करवा सकते हैं। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को रियलिटी के मिरर में देख के इनको पॉलिटिकली साइंटिफिक एनालिसिस करके लोगों को बताएं कि इसके पीछे क्या हो रहा है, कौन से आइडियोलॉजीज़ काम कर रहे हैं। बख्शिश बहुत ही बढ़िया भाई। तो इसमें से एक और हमें सवाल पैदा होता है कि करगिल में तो होता तो है, लेकिन कितने लेवल पे होता है, किस लेवल पे होता है। तो आज तक जुलूस होते हैं या जलसे होते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा करगिल का थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे कि इसराइल के लिए, इसराइल के ख़िलाफ़ या फ़लस्तीन के लिए क्या होता है। देखिए, पहले तो आपने जो मुक़द्दिमे में ही आपने बताया कि हमें फ़लस्तीन के जो मज़लूम हैं उनको करगिल के तनाजुर में देखना कि करगिल में क्या क्या मुज़ाहिरात हो रहे हैं, क्या क्या उसमें लोग किस तरह उसको देख रहे हैं। छानदियन वातस, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पहलू, दो पहलू है, और उन पहलू में से पहले हम अच्छाइयों का ही जिक्र करेंगे क्योंकि अब उनमें भी कमियां तो हर चीज़ में रहती है, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि मैं उन अच्छाइयों का जिक्र करें क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि और उससे हमें ये ज़ाहिर भी हो रहा है कि करगिल में भी बहुत ज़िंदा ज़मीरी लोग अभी भी हैं बाकी, क्योंकि हमारी कौम जब भी जहाँ पर भी कोई जुल्म व तशद्दुद व बर्बरियत होते हैं तो उन जारियत के ख़िलाफ़ उनकी सदाएँ हमेशा बुलंद होती है। और अभी भी हम देख रहे हैं वहाँ पर जो मुज़ाहरे हो रहे हैं तो ये सब एक मुज़ाहमती दीवार की तरह खड़ी है। शानदियन वातस तना एक तो जब मुज़ाहरा खुरियान आंजर की जितने भी जो मुकर्रीन हैं खुई ज़र की दी फ़लस्तीनी यानी कि फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहे हैं उसकी तारीख़ के तौर पर भी बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उसमें भी चीज़ें ये ज़रूरी है कि इसके पस पर्दा क्या है। ये बाज़ इंजुज़र खान पे बुलिक पते का शार को बाकी एक चीज़ ये है कि एक ज़िंदा ज़मीरी का एक सबूत ये भी है कि करगिल ना दख्संगाती मेन जो एक मेरी नज़र में जो है नूरुल हुदा एक चैनल है, बल्कि चैनल ही क्या है मैं समझता हूँ कि एक तहरीक है। चाहे वो बड़ीगाम से हैं, एक हमारी है, एक आलिम दीन है, खुद दी इनिशिएटिव लेने दो कि वो पैसा जमा करके डोनेट करते हैं। हालांकि अब तक जहाँ तक मेरी नॉलेज में है और उससे
तजावुज़ भी कर गए होंगे इंशाअल्लाह कि 8.5 लाख के करीब को तंग से ज़रूर, यानी कि उन्होंने अपना जो है मदद जो है उन्होंने की है। तो यही एक तरफ से एक ज़िंदा ज़मीरी है। तो ये वो उसकी इंसानियत की वजह से कर रहे करगिल वाले, या हो सकता है इसमें सवाब के हिसाब से भी हो सकता है, उसको हम जुटला नहीं सकते, हो सकता है लोग सवाब के तौर पर भी कहते होंगे। मगर मसला दुयोत की मील बुलिस तखसपा दोन छारोशन की भाई जुल्म न छे सही है ओदे जुल्म पुछे बाजिन जरखान पाऊँ बुली पता छार गोस। हालांकि हमारे यहाँ देखिए जितने भी जो इवेंट्स है बड़े बड़े जगह पर, या दी चीज़ पूछ जैसे जुल्म खिलाफ सिर्फ एक रैली भी लोग फिर वहाँ पर एक मुजाहरे करते हैं, ख़त्म उसी पर। हालांकि आप देखिए प्लांटेशन को लेकर कितने वहाँ पर यानी कि हर जगह जगह कैंपेन है। सही है भाई, नेचुरल को हमें उसका भी हिफाजत हमें करनी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि भाई इसके पस पर्दा क्या है, क्यों ये कर रहे हैं भाई, जुल्म कर रहे हैं तो, और इस्लाम और इसका क्या है। क्योंकि हम समझते हैं कि भाई इस्लाम यानी कि बहुत ही यानी कि सफ़े अव्वल में है, तो और जाहिर से बात है ईरान है भी है, और ये अगर है तो क्यों है जरखान पाऊँ बुली छेफ ये पूरे बैकग्राउंड ही बारे बुली जरबोशन। और आगे इंशाअल्लाह चांदी का बुलरी जरन बाकी ये पॉडकास्ट मुसलसल दी करगिली दें दी कहीं उसे ताचिलो ngati जाचिक ngati जुलूस बना जलसा बना दें दी का। तो भाई आप क्या बोलेंगे कि ngati करगिली दी जुलूस जलसा आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, अगर हम करगिल की जो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ज़ालिम से नफ़रत है या मज़लूम की हिमायत है। ये ज़्यादातर एक हम अभी हमारा एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन बन गया है, जैसे कि हम यौम क़ुद्स करते हैं या इस तरह। क्योंकि जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन आए ईरान में, उसके बाद उनके कुछ इन्फ्लुएंस आए जो बाहर आए, उसमें से एक है हमारे कारगिल में उनके कुछ इन्फ्लुएंस आए। तो उस वक़्त से हम इसराइल के ख़िलाफ़ नाराबाजी करते हैं और फ़िलिस्तीन के और यौम क़ुद्स की आज़ादी के लिए नारे लगाते हैं। लेकिन मैं इसको इस नज़र से देखना चाहता हूँ कि जैसे अगर दूसरी जगह इसी तरह जुल्म हो या हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी, तो हमारे करगिल में जो मतलब हमने फ्राइडे पायर नमाज के बाद जिस तरह प्रोटेस्ट करते हैं वो उन इश्यूज़ पे नहीं करते हैं। सही है फ़िलिस्तीन के ऊपर करना है जो वहाँ जुल्म ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हमें ज़ालिम से नफ़रत हो तो हम जहाँ भी जुल्म हो हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। लेकिन हमारे करगिल के कंटेक्स्ट में वो नहीं दिखता है। सही है, अभी जैसे कि हमारे करगिल में इसके ऊपर भी कुछ ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इसको हमने अभी एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन माना है ना, कि हमारी एज ह्यूमन सेंस में नहीं लिया हुआ है, एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन की तरह हम मानते हैं कि जैसे हमें नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, एक फॉर्मेलिटी से। इसका जो स्पिरिचुअलिटी है किसी मज़लूम की हिमायत करना या ज़ालिम के साथ रहना, वो हमारी सोसाइटी से गायब हो चुका है। तभी हम दूसरे मतलब बाकी जुल्म पे हम खामोश रहते हैं, कुछ जगह पे जब जुल्म हो तो उसको हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बख्शिश, बहुत बढ़िया। तादिका ना आप उसको आप अगर हम उसको थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल पे लेकर, इंटेलेक्चुअल था हम क्या बोलें था, अब अगर उसको हम थोड़ा अच्छा राय दे, अगर इसको अगर हम अच्छा एक शेप दे, तो इसको हम कैसे इस जो तहरीक है या एक कॉन्शियसनेस तो है, एक सोशल कॉन्शियसनेस है, जिस तरह से हमारे भाई ने पहले कहा कि बहुत अच्छी बात है कि हम करते तो कम से कम कुछ ना कुछ इनिशिएटिव तो है, लेकिन उसको आगे ले जाने का कुछ स्कोप है, या उसको अगर हम आगे एक बहुत ही अच्छा शेप देंगे तो भाई कैसे देंगे, कि आप उस पर कुछ कह सकते हैं? अच्छा, अगर इसको हम करगिल की कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो करगिल में मतलब हर चीज़ का एक सही एनालिसिस नहीं हुआ है। मतलब इस्लामिक रिवॉल्यूशन का भी हो या कुछ की मसले का भी हो या ये फ़लस्तीन इशू या बहुत सारी चीज़ें, इनकी मतलब एक प्रॉपर मतलब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अभी तक लोगों को या मतलब जो लिटरेट तबके है, मतलब पढ़ा लिखा तबका है, उन हद तक भी अभी मतलब ये अंडरस्टैंडिंग पहुंचा नहीं है। तो सबसे पहले तो यही है कि मतलब उलमा भी और जो है रिसर्च स्कॉलर या बाकी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, उनका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनकी सही एनालिसिस के साथ उनको तज्ज़िया करके मतलब एक अच्छा यानी वो उसका एक रियलिटी फैक्ट सामने लाया जाए। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि मतलब अगर हम जैसे फ़ंड वहाँ से मतलब इकट्ठे किया गया, तो फ़ंड यहाँ से भेजे गए, तो ये काफ़ी नहीं है। और ये एक छोटी सी वो है मतलब छोटी सी आप कह सकते हैं कि खिदमत है। ये इस वक्त गज़ा को इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सऊदी जैसे कंट्रीज़ भी या अरब जैसे कंट्रीज़ जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर रहे हैं इसराइल को, हालांकि
और वहाँ से भी चंदे जमा होके या फाइनेंशियल फंड्स इवन इंडिया से या वेस्टर्न कंट्रीज से भी फंड्स आ रहे हैं। तो इसकी बजाय मतलब इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करने की बजाय या फंड यहाँ से भेजने की अलावा हम जो इम्पोर्टेंट काम, जो मुझे लगता है सबसे अहम काम ये है कि इस नैरेटिव में हिस्सा लें, क्योंकि ये नैरेटिव इस वक्त एक बहुत मतलब ग्लोबल वर्ल्ड में नैरेटिव का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और हम सब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया के थ्रू हम मतलब पूरे इस लार्ज नैरेटिव में एक छोटा सा पार्ट बन सकता है। तो उसमें करगिल का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है कि इवन इंडिया के अंदर भी या हमारे रीजन लद्दाख में भी या जम्मू कश्मीर के हद तक या पूरी वर्ल्ड लेवल पर भी लद्दाख का, क्योंकि लद्दाख कश्मीर का एक अलग मकाम है पूरी दुनिया में, मतलब अलग से पहचाना जाता है, एक पहचान है। उस पहचान के साथ इसको यूज़ करते हुए हम इस आइडेंटिटी के साथ एक अच्छा नैरेटिव फ़लस्तीनी लोगों के साथ एक उस नैरेटिव को बना सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा और इस पे ज़्यादा काम करना चाहिए। उसी के लिए उलमा को भी आगे आके इन चीज़ों की अच्छे से मतलब तज्ज़िया करके लोगों को बताए और लोग इन चीज़ों पे मतलब प्रोटेस्ट भी करें और साथ साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस नैरेटिव में, उस लार्ज नैरेटिव में, ग्रैंड नैरेटिव जो एक पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में बन रही है, एंटी ज़ायोनिस्ट, एंटी एम्पेरियलिस्ट, एंटी ऑक्यूपेशन, एंटी वेस्ट एक नैरेटिव बन रही है, उस नैरेटिव को जितना हो सके मतलब मजबूत करें। अभी जैसे कि भाई ने नैरेटिव्स के बारे में बताई, बहुत अच्छी बात है कि ऑब्वियसली एक वेस्टर्न कैपिटलिस्ट जो जितने भी पावर्स हैं वो पर्टिकुलरली एक नैरेटिव को कैप्चर करना चाहते हैं। उस नैरेटिव को यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं, मैं इसका एक आंसर देता हूँ कि जैसे एक चीज़ है कि वो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द नेशन स्टेट्स उस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। जितने भी नेशन स्टेट्स बने वो कॉलोनियलिज्म के बाद बने हैं, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल नेशन स्टेट्स हैं ये सारे। तो ये जो पैलेस्टीन का खासकर इशू है, ये एक सेटलर कॉलोनियलिज्म का एक क्लासिक एग्जांपल है जिसमें सेटलर्स को बसाया जाता है और कॉलोनी में सेटलर्स को बसा कर सेटलर्स खुद निकाल देते हैं। और अब यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि इकोनॉमिक एक पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखेंगे तो अगर ये जो लड़ाई है ये बेसिकली ये लड़ाई एंटी इम्पेरियलिस्ट, एंटी कॉलोनियल और एंटी कैपिटलिस्ट जितने भी मतलब उनकी लड़ाई है। ये जितने भी पावर्स है एम्पेरियलिज्म से शुरू होता है कैपिटलिज्म और स्टेट कैपिटलिज्म तक। तो ये पावर्स कैसे मज़हब का भी यूज़ करते हैं, मतलब नेशन स्टेट्स बने हैं हर एक मज़हब को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ लिबरलिज़म या सेकुलरिज़म या ऐसी चीज़ें आती हैं एक वेस्टर्न फॉर्म ऑफ नैरेटिव से, जो मतलब कहा जाता है कि आपके मज़हब को हम कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे जब तक आप हमारा प्रोडक्ट ले रहे हो। तो कंज्यूमरिज़म का जो इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है कि क्यों इज़राइल का पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट यूएस है। यूएस पूरा एक न्यू कैपिटलिस्ट स्टेट है, तो उस मतलब वो चाहते हैं कि मज़हब भी डिस्ट्रॉय ना हो, लेकिन आप एक कैपिटलिस्ट रिजीम में या न्यू कैपिटलिस्ट रिजीम में वो सारी चीज़ें कर रहे हो जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ एक बात सिर्फ आइडियोलॉजी की नहीं है, यहाँ बात है कि रिसोर्सेज की। अब ये जो सारे नेशन स्टेट्स हैं ये कैसे मिल के जियो पॉलिटिक्स के ज़रिए इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। और इस चीज़ में इसका एक बहुत बड़ा जो पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन इसमें इस सारी चीज़ों में सेंट्रल है। अगर आप देखोगे वो जो सुइस कनाल है या जिस रीजन पे पैलेस्टाइन वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट का हो, वहाँ पे आप देखोगे जियोग्राफिकल लोकेशन सेंटर है। तो सारे जो ट्रेड जो रिलेशंस हैं वेस्ट और ईस्ट का, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो इकोनॉमी भी बहुत बड़ा एक रीज़न है। हालांकि हम लोग भी अगर हम जैसे कि वी आर रिलीजियस, ठीक है, हम रिलीजियस हैं, लेकिन हम एक एंटी इम्पेरियलिस्ट और एंटी जो कॉलोनियल है उन पावर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। जब तक सिर्फ मज़हब की बात हो रही हो या आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हमारे साथ चीज़ें अगर रिलेट कर रही हैं तब जाके हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस केस में भी यही है। अगर पहले से ही सऊदी का या किसी और कतार का जैसे बहरीन का या जो बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके पहले से एक एंटी इम्पेरियलिस्ट नैरेटिव होता, जिस वजह से ये इतना बड़ा मतलब पैलेस्टाइन को उसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता। तो वो एंटी इम्पेरियलिस्ट एक नैरेटिव बहुत बड़ा ज़रूरी है जो फ्रंट में होना चाहिए। यहाँ पे जो इम्पेरियलिस्ट जो इंटरेस्ट की बात आ रही है, इस पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जो हम वी हैव बीन स्टिक टू बैलफोर डिक्लेरेशन ना 1917 की जो है, जिसमें ब्रिटेन जो अभी तक पैलेस्टाइन मैंडेट पे उनकी इसमें है
वो ज्यूस को एक होमलैंड की बात करते हैं, ठीक है। तो इम्पेरियलिस्ट जो इंटरेस्ट है वो कैसे चेंज होते हैं ओवर टाइम, उसका एक क्लासिकल एग्जांपल ये है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होता है और जो पूरा एरिया है, जो एरिया वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो तकसीम होके आ जाती है, और जो फ़लस्तीन का मैंडेट है वो ब्रिटेन को मिलता है। तो 1880 से लेके एक जूइश इमिग्रेशन हो रही है उस फ़लस्तीन के ज़मीन पे, ठीक है। तब तक इसराइल का कोई नाम नहीं है, और मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के समय ही ब्रिटेन, इसको हम ट्रायोलॉजी ऑफ प्रोमिसेस जो कहते हैं, एक ब्रिटेन, एक जूइश होमलैंड की, और फिर अरब इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की जो हाशमाइट फैमिली मक्का मदीना के गवर्नर के अंडर बनानी थी, और तीसरी जिसको अपनी इम्पेरियलिस्ट इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए खुद ब्रिटेन और फ्रांस में ही होता है। तो वो चीज़ें आते आती सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आती आती वो सारी चीज़ें हो रही है, उसमें इम्पेरियलिस्टिक शिफ्ट अगर हम देखें उसकी इंटरेस्ट की, तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। 33 में जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है, उसके बाद जो हमें पता है जो जूइश हॉलोकॉस्ट हुआ, उसके बाद फ़लस्तीन में जूइश इमिग्रेशन बहुत हाई स्केल पे होने लगती है। और उसी समय ही 36 में अरब रिवोल्ट, जिसे हम बड़ा फेमस अरब रिवोल्ट 36 से 39 तक के बीच में, ठीक है, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एक तो एक लैंड परचेजेस बहुत हो रहे हैं फ़लस्तीन में, और वो अरब नेशनल्स को बहुत अपसेट कर रही है, और साथ साथ में एक अरब रिवोल्ट भी शुरू हो रही है। तो उस टाइम पे ब्रिटेन बहुत अच्छी तरीके से सेंस करता है कि जर्मनी के साथ एक जो वर्ल्ड वॉर है ना वो इनएविटेबल है ना। वर्ल्ड वॉर 1-2 जब शुरू होने की बात है, तो उसको बड़े अच्छी तरीके से वो सेंस कर रही है, और अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए वो एक वाइट पेपर नाम पॉलिसी लाती है। वाइट पेपर जिसको हम पॉलिसी कहते हैं, उसमें उसकी अगर हम 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहें तो विद इन 10 ईयर्स जो इस पूरे फ़लस्तीन मैंडेट जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उनके कंट्रोल में आई थी, उसको विद इन 10 ईयर्स हम इंडिपेंडेंट कर देंगे। और दूसरी बात, जो जूइश इमिग्रेशन है, जूस की जो इमिग्रेशन हो रही है फ़लस्तीन में, उसको हम लिमिट करेंगे। और तीसरी बात, जितनी भी लैंड परचेज हो रही है उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन एक 1939 एक ऐसा साल है ना जो फ़लस्तीनी हिस्ट्री में बहुत नेगलेक्टेड येट एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे 36 से 39 तक के जो रिवोल्ट हुए हैं उसमें तब तक ब्रिटेन और ज़ायनिस्ट का एक जो अलाइंस हम उसका कहेंगे, उस बीच जितने भी फ़लस्तीनी लीडर्स थे, अरब लीडर्स थे, उनको एक्सपेल किया गया। और 39 आते आते जब वाइट पेपर की बात आती है तो वो अपसेट करती है कि इनको, इन ज़ायनिस्ट्स को भी, क्योंकि 1917 के बेल्फोर डिक्लेरेशन में ये कहा गया था कि आपको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना के दे देंगे। तो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ज़ायनिस्ट और इनके बीच में। तो उस टाइम पे जितने भी अरब लीडर्स जो उनको एक्सपेल करा गया था, और उस रेबिलियन को बहुत बुरी तरीके से क्रश किया गया, और ब्रिटेन वहाँ से ऑफिशियली तो नहीं, अनऑफिशियली वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। ये वो साल था जब फ़लस्तीनियों को, फ़लस्तीन की जो पूरी पॉपुलेशन रही ना, वो पॉलिटिकली पूरा अनऑर्गेनाइज्ड रही। तो उनके उस टाइम पे जब उनको एक लीडरशिप की ज़रूरत थी, वो लीडरशिप उनको नहीं हुई, जिसकी वजह से देन आफ्टर जितने भी आखिर आके 1948 में जो यूएन का जो प्लान बना कि इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे, तो 1939 उतना ही इम्पोर्टेंट ईयर है इस थ्रू आउट द हिस्ट्री में जितना 1917 है। एक बात ये कि मतलब एक प्रोपेगेंडा जो चला हुआ है, मतलब फॉर यहाँ पे कि मतलब जो सोशल मीडिया या मतलब हमें दिखते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कि मतलब आप प्रोटेस्ट करके कैसे क्या फ़र्क पड़ेगा इज़राइल को, या एक पोस्ट चढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये प्रोपेगेंडा मतलब हमें देखने को मिलता है काफ़ी सोशल प्लेटफॉर्म से। ये प्रोपेगेंडा ये एक महज प्रोपेगेंडा है। मतलब अगर कोई लोग ये कहें कि मतलब एक प्रोटेस्ट से एक नफ़र के या 2 नफ़र के या एक कम्युनिटी के प्रोटेस्ट से क्या होगा, तो ये एक नैरेटिव बिल्ड करता है। नैरेटिव कितना इम्पोर्टेंस है, मैं इसको थोड़ा इस चीज़ पे बात करूँगा कि नैरेटिव कितना इम्पोर्टेंस है, वो इसी इज़राइल हमास वार में आपको पता चलेगा कि आज तक इज़राइल का जो एक बहुत बड़ा नाम बना हुआ था आर्मी का, या सोफिस्टिकेटेड आर्मी, मोसाद, इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीज़ों में एक बहुत बड़ा नाम बना हुआ था,
लेकिन वो 7 अक्टूबर को वो ख़त्म हो गए। तो ये पता चलता है कि वो एक सिर्फ महज नैरेटिव था। इसराइल ने अपने सर्वाइवल के लिए या वेस्ट सारा मिल के एक ऐसे नैरेटिव बनाया जिसमें उसको बिल्कुल एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़े, कि वो उसी नैरेटिव पर ही अपना सर्वाइवल पूरा कायम कर रखा 7 अक्टूबर तक। नैरेटिव्स का इतना इंपॉर्टेंस होता है कि मतलब एक कंट्री जिसके इर्द गिर्द पूरा मतलब दुश्मन है, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो अरब के अंदर बैठ के अपने आप को 75 साल एक कामयाबी से अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। ये एक बाकायदा नैरेटिव से बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद अगर हम रियलिटी देखेंगे ग्राउंड पे, वहाँ पे हम देखते हैं कि 7 अक्टूबर को ऐसे कोई चीज़ नहीं देखने को हमें नहीं मिलता है कि एक मिलिशिया, छोटे से मिलिशिया जो इज़राइल खुद ने एक बहुत मतलब ओपन प्रेजेंट में रखा हुआ एक छोटी सी मिलिशिया हमास, उसके हाथों मार खा गए 7 अक्टूबर को। तो इससे पता चलता है कि ये नैरेटिव कितना इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो जो प्रोटेस्ट करते हैं आप, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो मतलब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट चढ़ाता है या इस तरह के काम करते हैं, वो आप ये नहीं समझना चाहिए हमें कि इसका कोई असर नहीं है। इसका पूरा बाकायदा एक एल्गोरिदम बनाने में इंटरनेट के ऊपर इसका बाकायदा अभी पिछले एक डेटा आया हुआ था कि मतलब इतने पोस्ट्स की वजह से कितना एल्गोरिदम आप प्रो पैलेस्टीन बना सकता है। तो ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर है। तो इन चीज़ों को भी हमें उस प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना चाहिए कि जो लोग ये ख्याल रखते हैं कि मतलब आप एक प्रोटेस्ट या एक पोस्ट से कुछ नहीं होगा। हमें इसको उस नैरेटिव को अब तक जिस नैरेटिव के अंदर इज़राइल आज तक सरवाइव कर रहा था, उसको डिस्ट्रॉय करके एक प्रो पैलेस्टाइन नैरेटिव बिल्डअप करना है कि ताकि वो फ्रीडम जल्दी मिल सके फ़लस्तीन को। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इससे मुझे एक कौल याद आ गया। शहीद मुक़ावमत सैयद हसन नसरुल्लाह हफ़िज़हुल्लाह ने कहा था ना कि इसराइल को कि ये तो बैतुल अनकबूत है, यानी कि ये स्पाइडर्स वेब, मकड़ी के जाल से भी बिल्कुल कमज़ोर है, और ये हमास ने साबित कर दिया। यहाँ पे भाई ने जो नैरेटिव की बात है 7 अक्टूबर, क्योंकि अभी ये भी बात चलती है कि भाई हमास वालों ने गलती करी है क्योंकि उनको हमला नहीं करना चाहिए था, एंड जो जुल्म कर रहे हैं इसराइल वो उसका रिस्पॉन्स है। एक्चुअल में देखा जाए तो कि गाज़ा एक्चुअल में ओपन एयर प्रिजन है जिसको बहुत सालों से मतलब एक पूरी दुनिया से आइसोलेट करके उस पर 24 घंटे सर्वेलेंस है, एंड उसके गाज़ा के अंदर भी इसराइल के एजेंट्स भी होंगे। लेकिन ये जो सब 7 अक्टूबर को हुआ, इट वाज ए बिल्टअप, वो अचानक से होने वाली बात नहीं थी, और ये सालों से किए हुए जुल्म का, और मस्जिद अल-अक़सा की जिस तरह से वो लोग बेहुरमती किए जा रहे थे, जिस तरह से वेस्ट बैंक में जनीन में वो लोगों को मारे जा रहे थे, और इसका एक रिस्पॉन्स था। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो गाज़ा के जो आसपास के इलाके हैं, जैसे कफ़र गाज़ा है, किबुत्स है, वो सारे इलाके 1950s तक या वही लोग हैं गाज़ा के, उन्हीं एरियाज़ के हैं। तो लीगली भी देखा जाए तो मतलब उन्होंने किसी गैर की ज़मीन पे या अक्टूबर 7 को ऐसा कुछ कब्ज़ा नहीं किया है, एंड ये भी कह सकते हैं दे वर क्लेमिंग देयर ओन, अपना ज़मीन मतलब अपने ही होमलैंड की वो कर रहे थे। तो एक्चुअल में क्या हुआ 7 अक्टूबर को ये बात बहुत अजीब बात है, बहुत ही हैरानकुन बात है कि 24 घंटा यानी 24/7 इजरायली सर्वेलेंस के अंदर होते हुए, इतना इंटेलिजेंस होते हुए, इतनी सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग करती है हमास, एक छोटा सा मिलिशिया, कि शायद पूरे बॉर्डर में 14 पॉइंट्स पे इंकर्शन करने लगती है, पूरे फ्रंट को ब्लाइंड करके। उसके बाद एक बिल्कुल प्लान तरीके से वो लोग करते हैं कि इसराइल को कानून कान तक खबर नहीं होती है, और उसके बाद वो लोग 5 घंटे लग जाते हैं इसराइल को रेस्पॉन्स करने में। इतना मतलब भगदड़ी बच जाती है इतने सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री स्ट्रक्चर में, कि उसके बाद पूरी इजरायली, पूरी फ़ौज, पूरी वेस्टर्न कम्युनिटी, उनके सपोर्टर्स सब बिल्कुल हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये हुआ कैसे। अब उसके बाद जो मैसिव रिस्पॉन्स है, जो ब्लड शेड है, जो हज़ारों में लोग मारे जा रहे हैं फ़लस्तीन में, एक्चुअली ये कवर अप है ताकि लोगों को इस नैरेटिव पे लोगों की नज़र ना जाए कि भाई कितनी बुरी तरह से इजराइल की शिकस्त हुई है। क्योंकि लोगों का दिमाग फिगर पे जाए, मतलब नंबर ऑफ
डेथ्स पे जाए, फिर हॉरर वो ख़तरनाक उनकी जो दिल लरज़ने वाली जो मतलब उन पे जाए, और इज़राइल की वो शिकस्त जो 7 अक्टूबर को उनको जो इर्रिपेरेबल लॉस हुआ है उससे ध्यान हटे, ये उसके लिए किए जाने वाली सब कवर अप्स हैं। और जितना ये कहानी एक्सपोज होने का ख़तरा हो जाए उतना इज़राइल जुल्म जारी रखेगा। तो ये एक इज़राइल का एक अनब्रेकेबल और बहुत ही ख़तरनाक इंटेलिजेंस का जो एक मिथ था वो अब टूट चुका है। तो यही बात है। तो ये जो जुल्म हो रहे हैं गज़ा में, जो नंबर ऑफ़ बच्चे मारे जा रहे हैं, पूरे कम्युनिटीज़ को, पूरे एरियाज़ को लोग मलियामेट कर रहे हैं, वो एक्चुअल में एक बौखलाहट में किया जाने वाला कदम है। वो एक्चुअल में एक कवर अप है, और एक्चुअली वो कवर अप कर रहे हैं, अपने सारे फेलियर्स को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक मिटने वाली चीज़ नहीं है। एट द लॉस है, जो नुकसान है वो हो चुका है। और बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। इस पे मैं एक सवाल पूछता हूँ आपको इसमें मैं आप क्वेश्चन ये है कि क्या आपको नहीं लगता है कि हमास का इसराइल बहुत सपोर्ट करते थे पहले, जब हम पुराने टाइम में देखा जाए तो, क्योंकि फ़लस्तीन में हमास और फ़लस्तीन का भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, तो इसराइल हमेशा हमास का सपोर्ट करते थे। क्या आपको नहीं लगता है कि एक इसराइल एक सिंपैथी गेन करने के लिए हमास को खुद से अटैक करवाया? इसके बाद फिर क्या पता वो पूरा उस एरिया को कैप्चर करने के लिए उनको एक ट्रिगर चाहिए था, इसलिए उन्होंने हमास को ये करने दिया। आपको क्या लगता है? मैं पास का तो नहीं बता सकता हूँ, मगर रिसेंटली जो इवेंट्स हुए हैं उनसे ये बिल्कुल नहीं लगता है कि इज़राइल सिंपैथी गेन करना चाहता है। जो 7 अक्टूबर के बाद जो चेंज हुआ है ग्लोबली, एंड बहुत पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। और एक फ़ायदा हुआ है हमास की ऑपरेशंस का कि दुनिया में जो फ़लस्तीन का इशू है उस इशू को बुलाया जाने की कोशिश किया जा रहा था, एंड इट वाज कम्प्लीटली फॉरगॉटन। और इब्राहिम अकॉर्ड जैसे अकॉर्ड्स पे अकॉर्ड्स किए जा रहे थे, और पूरी दुनिया तैयारी कर चुका था कि अब फ़लस्तीन का इशू दब चुका है और हम आसानी से मतलब इस ज्यूइश स्टेट को और एम्पावर कर सकते हैं। लेकिन अब अचानक से एक और नई रूह मिल गई है फ़लस्तीनियन रेजिस्टेंस को, और अब दुनिया में ये एक पूरी तरह से नया एवेकनिंग हो चुका है कि मतलब, और ट्रेंड चल रही, और जो इमेज है मतलब वो जो रेजिस्टेंस को लेके उसको भी काफ़ी मतलब तक़वियत मिल गई है इस हमले से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इज़राइल को कोई फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से, एंड इज़राइल हैज़ लॉस्ट द मतलब वो पीआर जो प्रोपेगेंडा वाला फ्रंट है उस पर तो पूरी तरह से इज़राइल हार चुकी है। बाकी इतना ही कहना चाहता हूँ। तो इसमें मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहता हूँ भाई कि हमास की जीत एक बात ऐसा जो अभी आपने कहा, यही मैं फिर से सॉर्ट ऑफ में रिपीट ही कर रहा हूँ कि जो नैरेटिव जो फ़लस्तीनियन इशू को लेके या रेजिस्टेंस को लेके हर चीज़ में जो नैरेटिव बदल रही थी हर जगह पे, जो मुस्लिम जो अरब वर्ल्ड है वो अब ये इज़राइल के साथ अब नेगोशिएशंस पे आए थे। अब वो अमेरिका के सामने अपने डिमांड्स रख रहे थे कि हम इज़राइल के साथ हम ये सफारती ताल्लुकात करने के लिए हम तैयार है कि हमारी इन डिमांड्स को पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं फ़लस्तीन का जो रेजिस्टेंस था, फ़लस्तीन की जो तहरीक आज़ादी थी, वो एकदम से बिल्कुल ख़त्म ही हो रहा था, दुनिया भूल चुकी थी। लेकिन इस हमास की इस मुज़ाहमत ने एक बार फिर से उजागर किया। तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि इज़राइल ने अपने मफाद के खातिर ये कराया हो। अगर ये कराया होता तो वो लोग उसी पे चुप के रहते, तो नेगोशिएट करने की कोशिश करते, ना कि बुगलाहट में आके इतने सारों को वो लोग कत्ल करने की कोशिश करते, बल्कि एक बिल्कुल स्ट्रेटजी के थ्रू हमास को बुलाते आके नेगोशिएट। देखो हम वार के कायल नहीं है, चलो इस तरह से आपने हमारे ऊपर हमला किया तो कोई बात नहीं, अब हम टेबल पर बैठकर अब इसका हम ये करने की कोशिश करेंगे, यूएन के साथ मुतालबे करेंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल लॉस है या हम वार को लेके जितने भी लॉस है उनको तो उन्होंने तो पाँव तले रोन दिया और किसी का भी लिहाज नहीं किया। तो ये बहुत ही अनलाइकली है कि इस तरह से इज़राइल ने, हाँ हम ये कह सकते हैं कि पहले उन्होंने अपने कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हमास को इनिशियल लेवल पे उन्होंने थोड़ी तक़वियत दी हो, उनके थोड़ा बहुत मदद की हो, लेकिन अभी हमास एक बहुत ही बड़ा मुज़ाहमत और बिल्कुल एंटी एक इज़राइल एक बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल एक ग्रुप है। और ये जो
पहले से तो अब हमास और ज़्यादा अब बहुत ही ज़्यादा अब फेमस हो गया। अब हर किसी के लबों पे हमास का नाम है, चाहे वो नेगेटिवली हो चाहे वो पॉजिटिवली हो, हमास को तो अब दुनिया में ही अब ये मिल गया। मतलब ये क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है कि ये एक किस्म का प्रोपेगेंडा भी है ये क्वेश्चन। मतलब कुछ लोग उठाते हैं कि मतलब कुछ लोग इसको पुलवामा से भी कंपेयर करते हैं कि मतलब ये पुलवामा भी इस तरह का हुआ था, या मतलब उस तरह का कंपेयर करते हैं कि इज़राइल ने करवाया। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये उस इज़राइल ने करवाया हो, क्योंकि इसमें अगर सिंपैथी के लिए किया तो सिंपैथी से बड़ा नुकसान इज़राइल का इस वार में हो चुकी है। मतलब एक तरह से हार हो चुकी थी, और इज़राइल जिस चीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव था वो उसका नैरेटिव था, मतलब वो प्रोपेगेंडा था कि मतलब उसकी आर्मी ऐसे बना के रखा था कि कोई छू नहीं सकता, मतलब आयरन डोम करके ये सारी चीज़ें। तो इसमें इज़राइल का बहुत बड़ा लॉस है। तो ये कहना शायद सही नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें हमास का एक स्ट्रेटेजी नज़र आती है कि मतलब इज़राइल ने जब हमास ने इज़राइल का ध्यान भटकाने के लिए उस हद तक का शायद पास में ऐसे मतलब थोड़ा सॉफ्ट सा दिखाया होगा इज़राइल को, ताकि अपने उसमें ज़्यादा वो इज़राइल को लगे कि अब हमास सुधर गया है, अब हमास इस तरह के अटैक नहीं करेगा, अब हमास कंप्रोमाइज़ पे आ गया है। तो ये कह सकते हैं कि मतलब एक हमास का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देख सकते हैं कि मतलब हमास ने इज़राइल को उस हद तक मतलब धोखा दिया एक किस्म का कि एतमाद में लाया कि अब ये कुछ करेंगे नहीं, कंप्रोमाइज़ करेंगे। और इज़राइल की जो थिंक टैंक है उसकी माइंड से बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म कर दिया कि हमास ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन बाद में हमास ने करके दिखाया। तो ये उस एंगल से भी शायद ये हमास की स्ट्रेटेजी है, न कि इज़राइल की स्ट्रेटेजी है। इस पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। अगर हम ये कहें कि जो 7 अक्टूबर की अटैक है वो इसराइल ने सिंपैथी गेन करने के लिए करा है, तो अगर हम ऐसा कहें तो ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा फ़लस्तीनी जो रेजिस्टेंस है उसके ख़िलाफ़, उसके लिए आई मीन, क्योंकि हमास को छोड़ के बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन थे जो फ़लस्तीनी इस लिबरेशन में वो रेजिस्टेंस शो कर रही हैं, जैसे पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन है, और भी बहुत मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि हमेशा लड़ते आ रही हैं। ठीक, तो ये कहना कि 7 अक्टूबर की जो अटैक है वो फॉर द सेक ऑफ सिंपैथी करी है इज़राइल के द्वारा, तो ये एक बहुत बड़ा इंजस्टिस होगा लोगों के रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो जैसे आप लोग कह रहे हैं कि जीव्स ही इन्वेड किया है फ़लस्तीनियन लैंड में। इवन कुरान में भी कहा है कि जीव्स का लैंड जो है इसराइल है। तो पहले वहाँ इस्लाम बसने से पहले तो जीव्स ही होगा वहाँ पे फ़लस्तीन एरिया में, या इसराइल जो हम कहते हैं पूरा उस एरिया को इसराइल फ़लस्तीन है। तो उसमें से पहले तो जीव्स को हमने ही या मुस्लिम्स ने ही निकाल दिया होगा। उसके बाद जीव्स अपने कंट्री में या अपने लैंड में वापस आ रहे हैं, आप उसको इन्वाइडर कह रहे हैं, आप उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हो, और हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे हम जानते हैं कि फ़र्स्ट टाइम पे अगर जेरूसलम को रिसेंटली इज़राइल में इज़राइल के एग्जिस्टेंस पे 3000 ईयर्स का सेलिब्रेशन किया जाता है। उसमें ये बताते हैं कि 3000 साल इज़राइल को हो गए, लेकिन एक्चुअली वो इज़राइल के 3000 साल नहीं है, वो जेरूसलम के 3000 साल थे। अगर आप देखोगे पहला सोर्स जो हमारे पास मिलता है वो 2000 ईयर्स ओल्ड का एक सोर्स मिलता है, जिसमें ये कहा कि डेविड ने फ़र्स्ट टाइम पे जेरूसलम को कैप्चर किया है। तो डेविड जो खुद एक मतलब जीव्स उस डेविड को एक बहुत बड़ा ये मानते हैं, प्रॉफिट जैसा मानते हैं। तो उससे ये उस सोर्स से ये पता चलता है कि जीव्स खुद भी एक इंडिजिनस कम्युनिटी को इन्वाइट करके आए हैं जेरूसलम में। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आप अगर देखोगे कि जो अभी के जो फ़लस्तीनियन लोग हैं उनका रिसेंटली जेनेटिकली किस एफिलिएशन से आते हैं, ये पता चला कि वो अरब और फ़लस्तीनी ही लोग हैं, मतलब एथनिकली दे आर फ़लस्तीनियन अरब्स। ठीक है, आप अगर देखोगे 950 AD का एक सोर्स बताता हूँ, उसमें ये कहते हैं कि जीव्स को जेरूसलम में वापस लाने वाले ही एक मुस्लिम किंगडम था। अगर सलाहुद्दीन अयूबी का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है, जिसने, क्योंकि परसिक्यूशन जीव्स का सबसे ज़्यादा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रिश्चियनडम में हो रहा था। ठीक है, क्रूसेड्स के टाइम पे सबसे ज़्यादा परसिक्यूशन हुआ है जीव्स का। तो फर्स्ट टाइम जीव्स को वहाँ पर अलाउ करना और जीव्स को अपने मज़हब को फॉलो करवाना और उनको अपनी रिलीजियस प्लेस की जगह देना वो मुस्लिम किंगडम ही था। अब
अब यहाँ पर क्या हुआ कि बाकी अगर एक राइटर है वो कहते हैं कि फ़लस्तीनी जो लोग हैं वो इथनिकली दे वेर अरब्स एंड पैलेस्टीनियंस, लेकिन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम दे गॉट कन्वर्टेड। अब ज़्यादातर लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो दूसरा वो दैट्स ए पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस। वो अब किस तरीके से हुए, कैसे हुए, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, वो एक अलग चीज़ है। मैं बोलूँ यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन विद द टाइम 1917 तक यहाँ पर पॉपुलेशन मुसलमानों की ज़्यादा होती है और ज्यूज़ एक छोटी सी माइनॉरिटी में रहते हैं। और ज्यूज़ दुनिया में सिर्फ यहाँ पर माइनॉरिटी में, हर जगह माइनॉरिटी में थे। और आप बात कर रहे हो इसराइल की। इसराइल जो आप अगर लिटरल मीनिंग देखो, इसराइल का मतलब क्या होता है? इसराइल का मतलब होता है गॉड्स पीपल इन हिब्रू, ठीक है। और इसराइल पर्टिकुलरली किसी प्लेस का नाम नहीं है, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। किसी प्लेस के लिए इसराइल नाम नहीं आया, ये पर्टिकुलरली एक ग्रुप के लिए आया है। पीपल जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को इसराइल कहा गया है, ठीक है। और इसमें अगर अरबिक पैलेस्टीन का अगर ट्रांसलेशन देखोगे, पैलेस्टीन का भी ट्रांसलेशन गॉड्स पीपल होता है। तो अगर आप ये भी कह सकते हैं कि फ़लस्तीनी लोग भी गॉड्स पीपल हैं, तो ये सिर्फ इजरायली लोग ही नहीं, ये फ़लस्तीनी लोग भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। इजरायली तो एक पर्टिकुलर ग्रुप था जिसको कहा गया कि ये गॉड के लोग हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते थे। उसमें न जीव्स हैं न कुछ, उसमें ये मेंशन नहीं किया कि ये जीव्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं। और ट्रेडिशनली भी रहते आ रहे हैं कि मतलब अगर हम पीछे का कुछ सेंचुरीज़ का अगर मतलब हिस्ट्री देखेंगे, वहाँ पे ज्यूज़ और मुस्लिम साथ में रहते आ रहे हैं कि मतलब वहाँ पे क्योंकि उनका टेंपल भी और मुस्लिम का जो मस्जिद अल अक्सा है। तो ज्यूश सबसे पहले हमें ये डिफ्रेंशिएट करना होगा, ज्यूश और ज़ायोनिस्ट ये दो अलग चीज़ है। तो अभी जो स्टेट का कंसेप्ट है वो ज़ायनिज़म से आया है। ज्यूश का जितना फ़लस्तीनियों का राइट है उतना ही राइट है वहाँ पे रह सकते हैं, वो फ़लस्तीनी है, इंडिजीनियस है। तो बाद में जो इज़राइल और ज़ायनिस्ट का जो कंसेप्ट आया उसमें बाकायदा बाहर से सारे ज्यूश लाए गए यूरोप से, वहाँ पे जो हॉलोकॉस्ट करवाया पहले क्रिश्चियंस ने, फिर उसके बाद उसको बहाना देके मतलब इज़राइल स्टेट बनाया गया। तो ये हमें मिसकंसेप्शन क्लियर करना होगा कि ज्यूश इज़ डिफरेंट फ्रॉम ज़ायनिस्ट एंड ज्यूश अभी खुद मतलब अगर आप देखेंगे कि यूरोप के अंदर या अमेरिका में ज्यूश खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए या उस ज़ियोनिज़म की जो जीनोसाइडल जो मैसेकर हो रहा है फ़लस्तीन में, उसके ख़िलाफ़ खुद ज्यूश रोड पे आके ये एक पॉपुलर स्लोगन चला हुआ है कि नॉट इन माई नेम। ये बाकायदा ट्रेंड चला हुआ है कि मेरे नाम से मत करवाओ। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। बस लास्ट में एक बात कहूँगा कि जो होली लैंड का जो कंसेप्ट है ये इतना इनग्राइंड किया गया है पर्टिकुलरली ज़ायनिस्ट के दिमाग में कि वी आर द चोजन पीपल। ये जो आइडिया है ये किसी कम्युनिटी में नहीं है, ये आइडिया ये ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी में इतना इनग्रेंड किया गया है और जिसकी वजह से बाकी जो लोग हैं वो उनको डिह्यूमनाइज किया गया कि बाकी लोग चोजन नहीं, हम लोग चोजन हैं एंड वी आर मोर सुपीरियर। और ये वाइट सुप्रीमेसी को, एक रेसिस्ट वाइट सुप्रीमिस्ट एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को पोर्ट्रे करता है। और अगर मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं किसी जगह को, अगर मेरे कोई रिलीजियस प्लेस है तो डज़ इट मीन कि यार वो मेरी जगह हो गई? नहीं हुआ ना। तो ये एक लॉजिकली रैशनली भी आप सोच सकते हो कि इसका मतलब मेरा कोई अथॉरिटी नहीं है ना उस जगह पे। बेशक वो मेरे लिए एक सेक्रेट जगह हो सकती है, यहाँ कोई भी रह सकता है इंसान। बहुत ही बढ़िया भाई, ये जो पॉडकास्ट रहा बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें काफ़ी हमने पर्सपेक्टिव्स पे डिस्कस किए कि किस तरह से हमास ने अटैक किया या और इस नैरेटिव को किस तरह से एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल भी, और साथ ही साथ जो फ़लस्तीन भी वो भी एक अपना नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमास की एक साइड से हम ये भी कह सकते हैं कि हमास की इस मुज़ाहमत ने एक तरह से जो प्रो पैलेस्टीनियन जो रेजिस्टेंस या प्रो पैलेस्टीनियन जो नैरेटिव था उसको काफ़ी आगे करने की उन्होंने कोशिश की और उस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब रहा। तो आखिर में मैं बस भाई आपसे यही पूछना चाहूँगा कि हम कारगिलियों को एज ए यूथ, एज ए कारगिली या एज ए लद्दाखी क्या मैसेज देंगे और इस नैरेटिव के काउंटर करने को या इस फ़लस्तीनियन रेजिस्टेंस इश्यूज़ को आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो तोहा साहब, जैसे हमने पहले भी बताया कि ये नैरेटिव वार अब घर बैठे भी लड़ा जा सकता है और एक बहुत ही मुअस्सर वार लड़ी जा सकती है घर से बैठ के। तो मैं ये कहूँगा लास्ट में कि सारे जो लोग हैं मतलब ख़ास तौर पर करगिल में वो इस मतलब चीज़ को कि
आप सोशल मीडिया का हर कोई यूज़ करता है, तो इसमें एक पॉपुलर नैरेटिव बनाया जाए फ़लस्तीनियों के लिए और अगेंस्ट इसराइल एक बहुत बड़ा नैरेटिव बना के हम इस जंग में एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि करगिल में प्रोटेस्ट भी, मतलब प्रोटेस्ट का भी एक ऑप्शन है कि हर जगह जहाँ पे लोग कर सकते हैं तो एक प्रोटेस्ट हर जगह किया जाए और मैक्सिमम किया जाए, ताकि हमें यहाँ से बैठ के भी एक तो फ़लस्तीनियों के साथ एक सॉलिडेरिटी का भी उनको एहसास दिलाया जाए, और दूसरी तरफ ये जंग क्योंकि एक मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम अगर लड़ेंगे तो ये ह्यूमन वर्सेस एंटी ह्यूमन, इसराइल जिस तरह का बर्बरता कर रहे हैं वो एक एंटी ह्यूमन बिल्कुल ये वार इख्तियार कर चुकी है। तो ये एक इंसानी फरीज़ा समझ के या एक मुसलमानी अपना जो इस्लामी फरीज़ा समझ के इस चीज़ में हर कोई पार्टिसिपेट करे और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और जिन लोगों को एक्सेस है वो अपना मतलब प्रोटेस्ट के थ्रू या और जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो डिस्कशंस के थ्रू, और बहुत सारी ऑप्शंस खुले हुए हमारे पास इस वक्त, तो उन सब का हम इस्तेमाल करते हुए इस जंग को बाकायदा एक अंजाम तक पहुंचाए कि आखिर फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट मेरे पिछले वीडियोस की तरह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मैं और अपने साथियों को आप लोग इजाज़त दीजिएगा। तो इसी पर मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।